Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss another experimental technique which is chromatography. In previous lecture we have discussed about solvent extraction and sublimation. Now we will discuss what is chromatography. First of all, you see the definition of chromatography. Chromatography is basically a technique which is used for separation of अ सैम्पल ऑफ मिक्सचर, यानी क्रोमेटोग्राफी की मदद से हम किसी भी मिक्सचर सैम्पल जो है सैम्पल का मिक्सचर जो है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। 2 कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, 4 हैं। जैसे कि मिसाल ले लें कि हमारे पास 3 इंक्स हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। इन 3 इंक्स का मिक्सचर है, तो इस मिक्सचर में से तीनों इंक्स को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें होता क्या है क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली कि जो सल्यूट है वो अपने आप को 2 फेजेस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें 2 फेजेस होती हैं, एक स्टेशनरी फेज होती है और दूसरी मोबाइल फेज। और जो सल्यूट है या जो कंपोनेंट है वो अपने आप को इन 2 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब इसमें इसका ओरिजिन क्या है, क्रोमेटोग्राफी जो है वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो ग्रीक वर्ड है, यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है क्रोमेटोस, जिससे क्रोमेटोग्राफी जो है वो इवॉल्व हुआ है या ओरिजिनेट हुआ है। और क्रोमेटोस का मतलब है कलर राइटिंग। ठीक है, तो इसमें भी हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को क्योंकि अलग करते हैं, और अगर वो कंपोनेंट्स कलर्ड हों तो हमारे पास अलग अलग कलर्स आते हैं, इसलिए हम इस टेक्निक को जो है वो कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि क्रोमेटोग्राफी में 2 फेजेस होती हैं, एक होती है स्टेशनरी फेज़ और दूसरी होती है मोबाइल फेज़। और जो कंपोनेंट हैं मिक्सचर के वो अपने आप को इन 2 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टेशनरी फेज़ कौन सी होती है और मोबाइल फेज़ कौन सी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस स्टेशनरी। स्टेशनरी यानी जो हरकत ना कर रही हो। स्टेशनरी का मतलब होता है जो कि हरकत ना कर रही हो, साकिन हो। तो स्टेशनरी फेज़ जो है ये सॉलिड भी हो सकती है और या फिर ये लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, अगर स्टेशनरी फेज़ लिक्विड होगी तो ये लिक्विड जो है किसी भी सॉलिड सरफेस पे, किसी थिन फिल्म पे या फिर किसी इनर्ट सॉलिड की सरफेस पे सपोर्ट की हुई होती है। इनर्ट सॉलिड यानी ऐसा सॉलिड जो कि रिएक्टिव ना हो। तो क्योंकि लिक्विड जो है, अगर हम लिक्विड को एज अ स्टेशनरी फेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कोई सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट जो है या वो कोई थिन फिल्म होगी या फिर किसी सॉलिड की सरफेस होगी। इसकी एग्जांपल है जैसे कि सिलिका जेल है। जेल में क्या होता है कि जो वाटर ट्रैप किया हुआ होता है जेल में, वो स्टेशनरी फेज का काम करता है और जेल उसको सपोर्ट कर रही होती है। इसी तरह से दूसरी जो एग्जांपल है स्टेशनरी लिक्विड स्टेशनरी फेज की, वो है वाटर एड्जॉर्ब्ड इन पेपर। जैसे आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने बेंजोइक एसिड की क्रिस्टलाइजेशन वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल किया था। तो फ़िल्टर पेपर हो या कोई भी पेपर, उसमें वाटर ज़रूर मौजूद होता है। अगरचे वो हमें देखने में ड्राई लग रहा होता है, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज में वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। तो वो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो स्टेशनरी फेज़ का काम कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी में, और उन वाटर मॉलिक्यूल्स को पेपर जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है। तो स्टेशनरी फेज़ जो है ये सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी। लिक्विड स्टेशनरी फेज़ की एग्जांपल जो है वो पेपर में मौजूद वाटर है, यानी पेपर के अंदर वाटर के जो कुछ परसेंटेज होती है, जो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी स्टेशनरी फेज़ का काम कर सकते हैं। दूसरी जो इसमें हमारे पास है वो है मोबाइल फेज़। मोबाइल हम उस चीज़ को कहते हैं जो हरकत में हो। तो मोबाइल फेज़ जो है वो फ्लो कर रही होती है, बह रही होती है। किसके ऊपर बह रही होती है, ओवर द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़ हरकत नहीं कर रही होती, वो एक ही जगह पे होती है। मोबाइल फेज़ जो है वो स्टेशनरी फेज़ के ऊपर फ्लो करती है या बहती है। अब मोबाइल फेज़ जो है ये गैस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एथेनॉल, एसीटोन एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, यानी किस असूल पे क्रोमेटोग्राफी काम करती है। तो क्रोमेटोग्राफी जो है इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो हम इसकी डिटेल पिछले लेक्चर में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में पढ़ चुके हैं कि सल्यूट जो है अपने आप को 2 इमिसिबल लिक्विड में
जो है वो कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन में डिस्ट्रीब्यूट करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। और जो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर की, यानी किसी मिक्सचर में जो कंपोनेंट मौजूद हैं, ये अपने आप को दो फेजेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दो फेजेस हैं, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। और कंपोनेंट जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिस लॉ के तहत, वो जो है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, और के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट इन मोबाइल फेज, यानी मोबाइल फेज में जो है वो कंपोनेंट कितनी कंसंट्रेशन में है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ये इस तरह से है कि ये हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो जो मोबाइल फेज में मूविंग फेज या मोबाइल फेज में कंसंट्रेशन है वो न्यूमरेटर में है, जबकि जो कंपोनेंट स्टेशनरी फेज में मौजूद है वो डिनोमिनेटर में है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो कंपोनेंट स्टेशनरी फेज में ज़्यादा रहेगा, स्टेशनरी फेज क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो उसके लिए के की वैल्यू जो है वो स्मॉलर होगी, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो स्टेशनरी फेज में जो कंपोनेंट ज़्यादा रहता है, स्टेशनरी फेज क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इसका जो है वो के से इन्वर्स रिलेशन है। तो जो भी कंपोनेंट स्टेशनरी फेज में ज़्यादा रहता है उसकी के वैल्यू स्मॉलर होती है, यानी वो कंपाउंड के जिसकी के वैल्यू स्मॉल होती है वो स्टेशनरी फेज में रहता है, जबकि वो कंपाउंड जिसके लिए के वैल्यू लार्ज होती है वो किस में रहता है, मोबाइल फेज में, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि वो कंपाउंड जिनकी के वैल्यू स्मॉल है वो किस फेज में रहता है, वो स्टेशनरी फेज में रहेगा, और जिस कंपाउंड की के वैल्यू लार्जर होगी, बड़ी होगी, वो चला जाएगा मोबाइल फेज में। ये था प्रिंसिपल जिसके तहत हम क्रोमेटोग्राफी को स्टडी करते हैं या गवर्न करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी की जो क्लासिफिकेशन है वो की गई है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज की जो टाइप्स हैं, स्टेशनरी फेज जैसे कि मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी। तो इस बेस पे जो क्रोमेटोग्राफी है उसकी दो टाइप्स हैं, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये दोनों जो हैं ये क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हैं। और ये टाइप्स किस बेस में हैं, ये टाइप्स जो हैं ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टेशनरी फेज। और इन दोनों में अब क्या डिफरेंस है तो वो अब हम वन बाय वन देखेंगे। कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है इसमें स्टेशनरी फेज होती है सॉलिड। दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है कि एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज सॉलिड होती है, जबकि जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है उसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड होती है, ठीक है। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड हो तो उसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड हो तो उसको हम कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद दूसरा डिफरेंस ये है कि इस क्रोमेटोग्राफी में यानी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्योंकि स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो स्टेशनरी फेज पे सॉलिड पे एड्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। मोबाइल फेज जो है वो लिक्विड होती है या गैस है और स्टेशनरी फेज सॉलिड है, तो जो कंपोनेंट हैं वो उसमें सॉलिड स्टेशनरी फेज में एड्सॉर्ब हो जाएंगे। जबकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें स्टेशनरी फेज भी लिक्विड होती है और मोबाइल फेज भी अमूमन लिक्विड या गैस होती है। तो जो सल्यूट है वो एड्सॉर्ब नहीं होता बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने आप को बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, क्योंकि इस केस में स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है और मोबाइल फेज भी लिक्विड। तो सल्यूट अपने आप को इन दोनों फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दूसरा डिफरेंस ये है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जबकि एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जबकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। और इस लेक्चर में हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एक एग्जांपल है। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी वो क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे वाटर
और ये जो लिक्विड है ये किस पे एब्जॉर्ब किया हुआ होता है, पेपर पे। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि जैसे फिल्टर पेपर में पानी मौजूद होता है, नमी मौजूद होती है, थोड़ा बहुत वाटर कंटेंट होता है, और वही वाटर कंटेंट जो है वो स्टेशनरी फेज का काम करता है। ठीक है, अब इसमें जो है जो हम मोबाइल फेज यूज करते हैं वो वाटर के साथ इमिसिबल होनी चाहिए, दोनों को आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। अब मोबाइल फेज जो है इसलिए हम आमतौर पे ऑर्गेनिक लिक्विड लेते हैं, क्योंकि वाटर इनऑर्गेनिक है, मोबाइल फेज हम ऑर्गेनिक लेंगे तो ये फिर दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। अब क्रोमेटोग्राफी जो है इसको परफॉर्म करने के 3 तरीके हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी असेंडिंग हो सकती है, असेंडिंग यानी नीचे से ऊपर, जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स कि ये आपका फिल्टर पेपर है। ठीक है, ये जो रेड नज़र आ रहा है, फिल्टर पेपर को नीचे जो है, फिल्टर पेपर के अंदर मौजूद पानी स्टेशनरी फेज का काम कर रहा है, नीचे ये जो आपको नज़र आ रहा है लिक्विड, ये है मोबाइल फेज। अब मोबाइल फेज जब आप पेपर को इसमें डुबोते हैं तो आप इस एरो के थ्रू देख रहे हैं कि ये जो मोबाइल फेज है ये पेपर के साथ टच होगी और आहिस्ता आहिस्ता ये पेपर में ट्रेवल करते करते ऊपर जाएगी। अब क्योंकि ये नीचे से ऊपर ट्रेवल कर रहा है, जो मोबाइल फेज है वो नीचे से ऊपर ट्रेवल कर रही है, तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। डिसेंडिंग में क्या होगा, डिसेंडिंग में होता है कि मोबाइल फेज जो है वो ऊपर होती है, इस तरह से जो मोबाइल फेज है उसको हम लोग ऊपर किसी ट्रफ में या किसी ट्रंक में ऊपर मोबाइल फेस डाल देते हैं, ऊपर होता है लिक्विड, पेपर को उसमें लटकाते हैं जब, तो फिर क्या होता है कि जो लिक्विड है वो ऊपर से नीचे ट्रेवल करता है, तो उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। तीसरी जो इसकी टाइप है वो है रेडियल, रेडियल या सर्कुलर, जिसमें जो लिक्विड है वो दायरे में या सर्कल में मूव करता है। ये 3 वेज या तरीके हैं जिसके थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो परफॉर्म की जा सकती है। ठीक है, ये डायग्राम है पेपर क्रोमेटोग्राफी की। अब क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली होता क्या है कि एक पेपर ले लिया जाता है, फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप ले ली जाती है। ठीक है, वो उस पे ये आप देख रहे हैं, ये फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप है, पट्टी है, उसके एक साइड पे जिस भी मिक्सचर को हमने सेपरेट करना होता है, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है, उसका जो है वो स्पॉट या दायरा लगा दिया जाता है। उसके बाद फिल्टर पेपर के निचले हिस्से को ये देखें, ये आप टैंक या एक बीकर है, इस बीकर में ये नीचे ब्लू कलर की मोबाइल फेस है, फिल्टर पेपर को उसमें मोबाइल फेस में डिप कर दिया जाता है। जब हम डिप करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि ये मोबाइल फेस जो है वो ट्रेवल करती है ऊपर की तरफ। जब मोबाइल फेस ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है तो वो इस सैंपल में मौजूद कंपोनेंट्स को भी अपने साथ ऊपर को लेके जाती है। ठीक है, जो कंपोनेंट मोबाइल फेज में ज़्यादा डिजॉल्व होगा वो ज़्यादा ट्रेवल करेगा, जैसे कि ये ऊपर आपको येलो कलर नज़र आ रहा है, ये मोबाइल फेज में ज़्यादा डिजॉल्व हुआ था तो ये ज़्यादा ऊपर तक चला गया है। सेकंड कंपोनेंट जो है इसकी इंटरेक्शन मोबाइल फेज के साथ थोड़ी कम थी, ये थोड़ा नीचे रह गया है, इसकी उससे भी कम थी, और ये जो सबसे नीचे कंपोनेंट नज़र आ रहा है इसकी मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन बहुत कम थी, इसकी स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा थी, इसलिए ये नीचे रह गया। इस बेस पे हम कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। इस पेपर को जब हम बाहर निकालते हैं तो हमें ये जो स्पॉट है ये इस तरह से मुख्तलिफ रंगों की जो हैं वो उसके कंपोनेंट अलग हो चुके होते हैं। जैसे कि आप देखें, ये नीचे आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर ये थोड़ा सा ब्लू कलर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो आपको ये वाला जो है ये रेड कलर है, एंड सो ऑन, ये डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। फिर ये सेंटर में आप यहाँ पे देखें, ये नेवी ब्लू कलर नज़र आ रहा है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है परफॉर्म करने का, कि जहाँ तक सॉल्वेंट गया है, जहाँ तक पेपर गीला हुआ है उसको निशान लगा लेते हैं, यानी जैसे यहाँ तक सॉल्वेंट गया है, और स्पॉट से लेकर, जैसे कि अगर यहाँ तक पेपर गीला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पॉट लगा था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है टोटल डिस्टेंस जो कि सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस हम नोट कर लेते हैं। फिर हर स्पॉट के सेंटर से लेकर, ये जैसे ग्रीन का सेंटर है तो यहाँ से लेकर और ब्लू स्पॉट तक जितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है ये ग्रीन स्पॉट का डिस्टेंस है। इसी तरह से फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका लाइट ब्लू स्पॉट का, रेड का, एंड सो ऑन, हर स्पॉट का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी इसके ऊपर लाइनें लगाते हैं और उस डिस्टेंस को स्केल की मदद से मेजर करके लिख लेते हैं। इस सब के बाद अगला स्टेप जो हमारे पास होता है वो होता है इनकी RF वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना। RF वैल्यू क्या है?
तो RF जो है, RF स्टैंड फॉर रिटार्डेशन फैक्टर। और RF वैल्यू हम मालूम कैसे करते हैं कि जितना डिस्टेंस जो है वो कंपोनेंट ने ट्रेवल किया होता है ओरिजिनल स्पॉट से, यानी जैसे नीचे अभी आपने देखा था कि नीचे से इंक का स्पॉट था, वहां से लेकर ऊपर फर्ज करें कि ग्रीन कलर के स्पॉट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, ये डिस्टेंस आप ऊपर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, जो टोटल डिस्टेंस सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया जहां तक पेपर गीला हुआ था उसको आप नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास RF वैल्यू आ जाएगी। आप देखेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस है सॉल्वेंट का वो हर एक के लिए सेम रहेगा, लेकिन ये जो कंपोनेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हर एक का अलग है। ग्रीन कलर का डिस्टेंस अलहदा है, ब्लू कलर का अलहदा है, रेड का अलहदा है। इस तरह से हर एक की RF वैल्यू हमारे पास अलग अलग आ जाएगी, और इस तरह RF वैल्यू की बेस पे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट और आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो ये थी हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी। इन द लास्ट वी विल डिस्कस सम यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, कहाँ कहाँ यूज़ होती है। इसको हम जो है वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यानी जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो वो क्योंकि वाटर में होता है तो उसको सेपरेट और करने के लिए, बाकी उसकी जो कंपोनेंट्स हैं उनसे आइसोलेट करने के लिए, प्योरीफिकेशन यानी उसको साफ़ करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी यूज़ करते हैं और क्वांटिटेटिव में भी। ये दोनों एनालिसिस क्या हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये मैं आपको पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता चुकी हूँ। इसके बाद जो है इसकी मदद से हम किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी भी मालूम कर सकते हैं कि वो किस हद तक प्योर है। ये थे हमारे पास यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। आज के लेक्चर में हमारा जो है वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।